जी हाँ, डरे नहीं, सतर्क रहें। जी हाँ, इसलिए भी आज हम ये अपनी पेशकश लेकर आए हैं ताकि आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम जानकारी दे पाएं, क्योंकि इस वेरिएंट ने कोरोना की तीसरी लहर की दहशत पैदा कर दी है। 10 दिनों में ही ये 35 देशों में फैल चुका है। अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। भारत में भी 5 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे चुके हैं कि यह डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनमें भी ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं, यानी वैक्सीन लेने के बाद भी खतरा टला नहीं है। इस वजह से दुनिया भर में खौफ का माहौल है। लोग खुद को और अपने परिवार को लेकर पैनिक हो रहे हैं। लेकिन बंसल न्यूज आपसे अपील करता है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच अपनाने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। उधर CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के पूर्व प्रमुख राकेश मिश्रा ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ शील्ड की तरह वैक्सीन काम करेगी। तो वैक्सीनेशन कोरोना की अगर हम बात करें तो उसकी गाइडलाइंस और ओमिक्रॉन और डेल्टा की चाल और इसके मंसूबों को लेकर हम बात आज करने वाले हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तीसरी लहर की दहशत पैदा कर दी है। तो कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर से हम जूझ चुके हैं, लेकिन अगर अब तीसरी लहर आती है तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है उसका बस यही कहना है कि ये तमाम जो वेरिएंट है उनमें खतरनाक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन जो है किस तरह से खतरनाक है। ये तमाम बातें आज हम बताने वाले हैं। और आज छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कि बड़े बड़े असर आगे चलकर दे सकती हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, जिस पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि दोषी हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से। दोनों का आपका स्वागत है। आप सभी जो है बंसल न्यूज पर आए हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज अपने विचार साझा करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। आज हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी रवि दोषी जी, जिस तरह से आप जिस चेस्ट के फिजिशियन हैं, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जा रही है तो ये किस तरह से चेस्ट की, अगर लंग्स की बात करें तो कैसे ये अटैक करता है और कैसे आपके पूरे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, इस बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड-19 का एक वेरिएंट है। और ये कोविड-19 के भांति ही जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें नाक के द्वारा जब हम उस इनहेल्ड पार्टिकल को अंदर लेते हैं, तो वो नाक के द्वारा अपने गले से होते हुए अंदर लंग्स के ऊपर अटैक करता है। और जिस-जिस हिस्से के थ्रू वो जाता है, उस हिस्से के लक्षण और सूजन हमें कराता है, जैसे छींके आना, गले में खराश होना और फिर लंग्स में जाने के बाद में निमोनिया बनना। इस बीच में जैसे ही वो अंदर हमारे बॉडी के एंटर होता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स आता है और तेज़ी से बुखार और ठंड आना चालू होती है। इसके जो लक्षण हैं, ये कोविड-19 के ही लक्षण हैं, उससे अन्य लक्षण इसमें अभी तक देखे नहीं गए हैं। इसलिए वही जो एक साधारण फ्लू के सिम्पटम होते हैं, जिसमें तेज़ी से बिगड़ने का डर रहता है, वही एक ओमिक्रॉन का एक लक्षण माना जा रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट से ये कितना ज्यादा घातक है? क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक इससे मौत हुई हो ऐसी खबर तो सामने नहीं आई है, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा अभी डॉक्टर जोशी ने बताया कि ये चूँकि कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है, तो जो इसके सिम्पटम्स हैं वो लगभग उसी तरह के हैं जो कोविड-19 के क्लासिकल सिम्पटम्स रहे हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो जेनेटिक चेंज हुआ है, और वो जेनेटिक चेंज उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हुआ है जहाँ पर ये ह्यूमन सेल से बाइंड करते हैं। तो जो सबसे बड़ा चेंज जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, वो चेंज ये है कि इसकी
ट्रांसमिलिटी या जिसको कहते हैं कि ये ज़्यादा कंटिन्यूअस होगा, और जिसलिए WHO ने इसको सुपर स्प्रेडर का भी नाम दिया है। तो जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा या जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है वो यही की जा रही है कि इसकी फैलने की रफ्तार पुराने जो हमारे अल्फ़ा या डेल्टा प्लस वेरिएंट्स की थी उसके मुकाबले अधिक होगी। और जो दूसरा आशंका व्यक्त की जा रही है कि चूंकि इसके प्रोटीन में चेंज है और इन्हीं प्रोटीन्स के माध्यम से जो वैक्सीन बनी थी, तो शायद ये इस वेरिएंट पर उतनी इफ़ेक्टिव ना हो, जबकि ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है कि ये पूरी तरह से इनफेक्टिव हो जाएगी ये वैक्सीन। तो ऐसी कोई आशंका तो नहीं है, पर ये अभी जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार रिसर्चेज इसके ऊपर जारी हैं, तो जो एक्चुअल इसका ह्यूमन बॉडी पे प्रभाव होगा वो धीरे धीरे सामने आता जाएगा। जी डॉक्टर रवि दोषी, आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि 2021 से कम नहीं होगा 2022। अगर 2022 की जनवरी, फरवरी, मार्च तक की बात करें, अगर आपको 2022 का ही हम एग्जाम्पल दें या 2021 का एग्जाम्पल दें, तो यही वो महीने होते हैं जब चरम पर होते हैं ऐसी बीमारियां। तो फिर आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सर्दियां भी होंगी, क्या इसको हम यही मान के चलें कि थर्ड वेव की ही ये आशंका है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो पोस्ट दिवाली पीरियड रहता है जब हमारे यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ठंड रहती है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में प्रायः सांस संबंधित सभी जो इन्फेक्शियस केसेस रहते हैं वो ज्यादा आते हैं। सामान्य वायरल बुखार कहें, निमोनिया कहें, टीबी के इंसिडेंट्स इस समय ज्यादा होते हैं। अस्थमा वालों के एलर्जी बिगड़ जाती है, अस्थमा के अटैक आते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे समय सांस संबंधित समस्याएं हैं अपना एक विकराल रूप लेती हैं। ऐसे में ऐसे एक वायरस का होना वातावरण में, जैसे कि अभी सर ने बोला कि इसमें एक सुपर स्प्रेडर होने की क्षमता है, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज का वातावरण में होना निश्चित रूप से एक मतलब नंबर ऑफ केसेस में एक इजाफा कर सकता है। पर जैसे कि एक बहुत ऑब्जर्वेशन अभी साउथ अफ्रीका से निकल के आ रहा है कि इन केसेस में सिवियरिटी नहीं जी। अभी तक 5 केस आ चुके हैं, तो एक संभावना है कि इस दौरान नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, बट शायद सिवियरिटी उनकी इतनी हमको देखने को न मिले। जी डॉक्टर रवि दोषी, हम अभी आपके पास फिर से आते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। अब उनसे अब ये जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने अपना फर्स्ट डोज कंप्लीट कर लिया है, सेकंड डोज भी लगभग हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कितनी कारगर है? क्या ये शील्ड की तरह काम करेगी? अब एक विशेषज्ञ की राय भी सामने आई है, एक शील्ड की तरह काम करेगी। वैक्सीन कारगर है, 50% ही सही, लेकिन कारगर है। आपका क्या कहना है डॉक्टर तिवारी? देखिए, जैसा आपने स्वयं ही बताया है कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो कुछ कम हो सकती है, पर यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये वैक्सीन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। तो हमारा पहला लक्ष्य जो सरकार कर रही है वही होना चाहिए कि हमारी जितनी अधिक आबादी या जो एज अप्रोप्रिएट लोग हैं, यानी कि 18 साल से अधिक उम्र के जो नागरिक हैं, उनको हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि 100% लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे अगर ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित भी होंगे तो जैसा अभी डॉक्टर जोशी ने बताया कि इसमें माइल्डर सिम्टम्स रहते हैं। अभी तक जो केसेस देखने में आए हैं वो जो हमारे पुराने कोविड के केसेस थे उनके मुकाबले माइल्ड ही रहे हैं। तो संक्रमण की हो सकता है, पर निश्चित तौर पर इसकी जो कहना चाहिए सीवियरिटी है, वो सीवियरिटी को कम करने में वैक्सीन निश्चित तौर पर इफेक्टिव होगा। तो इसलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार सिर्फ इसलिए कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये ओमिक्रॉन पर इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। हमारा पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने 100% जो एज अप्रोप्रिएट नागरिक हैं उनका वैक्सीनेशन पूर्ण करवाएं, जिससे कि हेल्थ सिस्टम पर कम से कम भार पड़े। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि अगर ये सुपर स्प्रेडर है और एक ही जैसे ही, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में भी इसके केसेस आने शुरू हो गए। 2 केस पहले बेंगलोर में आए थे और उसके बाद अब 5 केसेस हो गए। तो ये फैलेगा तो ज़रूर, पर निश्चित तौर पर अगर हम वैक्सीनेटेड रहेंगे,
तो इसकी सीवियरिटी और इसकी फैलने की रफ्तार को हम निश्चित तौर पर कम कर पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है? जनवरी फरवरी की अगर बात करें तीसरी लहर आ सकती है, इस चीज के ऊपर आप अपनी राय रखते हैं? क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि आ सकती है तीसरी लहर? देखिए, ये अगर हम देखें दो चीज़ों पर कोई भी लहर या कोई भी बीमारी फैलती है तो दो चीज़ें रहती है। पहली चीज़ तो वो जो वायरस या जो रोग का कारक है वो कितना कंटीजियस है, उसमें लोगों को अफेक्ट करने की कितनी ज़्यादा क्षमता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है जो होस्ट है, यानी इसमें जो ह्यूमन है वो ह्यूमन उसके लिए कितना आसान स्रोत है। तो निश्चित तौर पर अगर हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, वैक्सीनेशन अगर होगा तो हम इसको अगर रोक नहीं पाएंगे तो कम से कम इसकी सीवियरिटी को निश्चित तौर पर कम कर पाएंगे। तो ये पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है कि हम अपनी जो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ वैक्सीनेशन और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी भी सरकार लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, इस पर पूरा ध्यान रखा जाए और हम 100% लोगों को मास्क पहनने को कहें और जब तक आवश्यकता ना हो तब तक हम भीड़ भाड़ से बचें। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें ही इस बात को एक तरह से निश्चित करेंगी कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। पर एक चीज़ बिल्कुल है कि आशंका बहुत बलवती है कि आ सकती है, तो इसीलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और चूंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हमेशा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डरे नहीं सतर्क रहें, और इस पे हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि दोषी जुड़े हुए हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ हैं, CMHO हैं भोपाल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ रवि दोषी जी कि जिस तरह से ये ओमिक्रॉन सभी देशों में फैलता जा रहा है, अगर अभी की हम बात करें तो लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने तीसरा बूस्टर देने के बारे में सोचा है। तो अभी हमारी सरकार भी इस ओर विचार कर रही है कि तीसरा बूस्टर देना अब शुरू कर दें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तीसरा बूस्टर सही कदम है देना? क्या कहेंगे आप डॉक्टर दोषी? देखिए, जितनी भी जो रिसर्च कंपनीज के द्वारा की जा रही है इस वैक्सीन के इफेक्ट को लेके, तो ये माना जा रहा है कि इसकी जो इम्यूनिटी का मैक्सिमम इफेक्ट 6 से 8 महीने में देखा जाना है। ऐसे में जो अमेरिकन कंपनीज हैं या यूरोपियन एजेंसीज हैं, वो सभी ये रिकमेंड करती हैं कि 6 महीने के बाद में एक बूस्टर डोज लगाने से वो जो एंटीबॉडी या इम्यूनिटी का इफेक्ट है, उसे हमें दोबारा एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है। इसलिए निश्चित रूप से बूस्टर डोज लगाना एक साइंटिफिकली अच्छी चीज़ है। इसमें पर्टिकुलरली जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, उनको जो हमको फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन जो हुआ था दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस टाइम पे उनके वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक अच्छा आइडिया रहेगा, एक अच्छा सुझाव रहेगा अगर उन्हें भी दोबारा बूस्टर्स से एक उनके इम्यूनिटी के को दोबारा बूस्ट किया जाए, क्योंकि अगर संभवतः जनवरी, फरवरी, मार्च में दोबारा ये केसेस बढ़ते हैं, तो हमारे हेल्थ वर्कर और फर्स्ट लाइन फोर्स को पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा जी, उससे मुकाबला करने के लिए। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी आपके पास आते हैं। जैसा कि कहा कि तीसरा जो बूस्टर है वो देना समझदारी होगा, लेकिन इजराइल के अंदर एक केस सामने आया था जो दोनों डोज भी ले चुका था, तीसरा बूस्टर भी लगवा चुका था, फिर भी ओमिक्रॉन की जद में आ गया वो पेशेंट। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 100% काम करेगा तीसरा जो ये बूस्टर है, या फिर कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है? आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, जैसा कि हमने डेल्टा वेरिएंट के लिए भी देखा था कि जो कोविड वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से कोविड के फैलने को नहीं रोकता, ये उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी को कम करता है। तो निश्चित तौर पर हम पहले से भी जानते हैं, हम अभी भी जो केसेस देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लगातार जो कोविड की सैम्पलिंग चल रही है, उनमें अभी भी कई मामले ऐसे देखने में आए। इनफैक्ट 50% केसेस ऐसे देखने में आए हैं जो कोविड के दोनों टीके ले चुके हैं और उसके बाद भी कोविड से संक्रमित हुए। तो दो चीज़ें बिल्कुल अलग है, कोविड संक्रमित होने के बाद उसको आगे फैलाना और सीवियर कोविड डिजीज़ होना। तो जो ये टीके की उपयोगिता है, वो उपयोगिता निश्चित तौर पर
कोविड का कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, उसकी एक तरह से कहना चाहिए मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी यानी कि रोगियों को लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज होना, रोग की कितनी सीवियरिटी होगी, कितनी गंभीरता होगी इसको, और मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर को रोकना। तो निश्चित तौर पर अगर बूस्टर लगता है तो वो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को निश्चित तौर पर घटाने में सहायक सिद्ध होगा। रही बात इसकी कि क्या ये ओमिक्रॉन से संक्रमित होने से रोकेगा, तो हम देख रहे हैं कि ये टीका जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उनकी भी संक्रमण को उतना नहीं रोक रहा है, संक्रमण को निश्चित तौर पर कम कर रहा है। ये तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं रोक रहा है, संक्रमण दर को भी कम कर रहा है, पर मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को बहुत हद तक कम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो टीकाकरण है, टीकाकरण एक बहुत बड़ा टूल है हमारे हाथ में, जो कोविड की सीवियरिटी को कम करेगा और जो संभावित तीसरी लहर की जा रही है उसको रोकने में कारगर सिद्ध होगा। तो डॉक्टर संक्रमण दोषी को भले ही जी ये ना रोके, पर मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को निश्चित तौर पर कम होगा। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर दोषी आपके पास आते हैं और अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले जब इंसान इन्फेक्टेड होता है इस तरह के वायरस से, तो फिर वो खुद से अगर रिकवर कर लेता है नेचुरली इस वायरस की जद में आने के बाद, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। उसके बाद जब उसको दोनों डोज लग गए हैं तो उसकी ये इम्यूनिटी और एक्स्ट्रा बूस्ट हो गई है। अब एंटीबॉडीज के साथ और वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी बनी वो हाइब्रिड इम्यूनिटी कहलाई। तो ऐसे में क्या इससे फायदा मिलेगा? ऐसे लोग जो नॉर्मली आ चुके हैं, एंटीबॉडीज भी बन गई है, डोज भी लग गए हैं, तो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी कितना फायदा देगी? इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर दोषी? आप तक आवाज पहुंच रही है डॉक्टर दोषी? आवाज आ रही है मैडम? जी आवाज आपको आ रही मेरी है। आवाज आ रही आप तक सवाल जी पहुंचा मेरा? जी, मुझे जी आपका सवाल सुनाई दिया है, जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो हमें डेफिनेटली हेल्प करती है, और नेचुरल इम्यूनिटी के साथ में जो ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कि इन्फेक्शन की इम्यूनिटी कहें या फिर इम्यूनाइजेशन की इम्यूनिटी कहें, ये दोनों ही इम्यूनिटी हमें कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने में एक हेल्प करती हैं। और ये इम्यूनिटी अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इस बीमारी की तीव्रता को कम करती है। हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये बॉडी में इन्फेक्ट, जैसे सर ने अभी एक बात बोली कि हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, पर उसकी तीव्रता होना, अगर हम में इम्यूनिटी है तो डेफिनेटली वो इम्यूनिटी हमें उस बीमारी में मॉर्बिडिटी यानी कि उसका असर हमारे शरीर में शायद नहीं दिखाने देगी। और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं कोविड के, जिससे कि कोविड की जो गंभीरता देखी जाती है, यानी लंग्स के अंदर गंभीर निमोनिया होना या फिर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होना, तेज बुखार होना या फिर दूसरे अंगों में इसका संक्रमण फैलना, निश्चित रूप से हाइब्रिड इम्यूनिटी से हमें इसमें फायदा मिलेगा। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी आपके पास अब हम आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, अगर दोनों के लक्षणों की बात करें तो दोनों में कितना अंतर है? क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ओमिक्रॉन के लिए अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो जायका होता है मुंह का वो नहीं जाता है, आप सूंघने की ताकत भी पूरी रहती है। इसके अलावा क्या लक्षण है दोनों के, दोनों में क्या अंतर है? इस पर आपसे जवाब चाहेंगे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। देखिए, जैसे शुरू में ही डॉक्टर जोशी ने भी बताया था कि प्राइमरली अभी भी जो टारगेट ऑर्गन ऑफ अटैक है वो लंग ही है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली एक वायरस है, और सबसे पहले कोई भी वायरस जब शरीर में जाता है तो हमें सामान्य तौर पर वायरीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। वायरीमिया यानी हमारे रक्त संचार में जब वायरस अटैक करता है और वो शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, तो मोटे तौर पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आम तौर पर अगर हम देखें, थकान जिसको हम कहते हैं फटीग, उसके बाद फिर सिर दर्द वगैरह हो सकता है, और इसके साथ में जो मसल पेन्स वगैरह होते हैं, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है, खांसी वगैरह आती है, फीवर शरीर में दिखाई देने लगता है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जितनी भी वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, चाहे वो कोविड का निमोनिया हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू के कारण पैदा हुआ निमोनिया हो, या कोई दूसरे भी वायरल डिजीज़ेज़ हों,
तो पहले जो लक्षण रहते हैं वो हमेशा वायरीमिया, एक जो जनरल वायरीमिया होती है जिसमें वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, रक्त प्रवाह में जाता है और उस रक्त प्रवाह के जाने के कारण हमारा शरीर जो रिएक्शन करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बाह्य पदार्थ या जीवित हो, चाहे वो कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो शरीर उसके खिलाफ अपना लड़ने की का प्रयास करता है और उस लड़ने के प्रयास के कारण ही जिसको हम कहते हैं कि बुखार आ जाता है या सिर दर्द या बदन दर्द या फटीग ये पैदा होती हैं, ये लक्षण रहते हैं। ये लक्षण पहले भी थे जो कोविड-19 का, चाहे वो अल्फा वेरिएंट हो, बीटा हो या डेल्टा हो, वो इसमें भी दिखाई देंगे। ये जरूर, जैसा आपने कहा कि जो लॉस ऑफ टेस्ट सेंस है वो कई पहले भी हमने देखा है कि वो 100% रोगियों में नहीं रहता था, कई में आता था, कई में इवन पहला सिम्टम ही यही रहता था लॉस ऑफ टेस्ट का, तो उसमें कुछ फर्क हो सकता है। पर मोर और लेस अगर हम देखें ब्रॉड एक पैमाने पर अगर देखें तो जो वायरियमिया के सिम्टम रहते हैं वही हमेशा पहले दिखाई देते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हमारे शरीर के आर्गन या अंग आगे इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, जैसे अगर लंग तक वो पहुंच गया तो हमें निमोनिया के लक्षण, जो तेज बुखार हो सकता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके अलावा अगर हमने देखा था पिछली बार कि कई बार लंग के अलावा दूसरे ऑर्गन्स, मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स भी हमें देखने को मिले थे, इन्फार्क्ट्स हमें देखने को मिले थे, कई बार इवन जो लोग रिकवर कर चुके थे उनमें भी इन्फाक्शन देखने को मिला था। तो जैसे जैसे ये डिजीज़ आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके लक्षण और सिम्टम्स या साइंस जो रहते हैं वो बदलते चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत, चूँकि ये एक म्यूटेटेड वायरस है, तो कुछ लक्षण उसके पुराने जो कोविड-19 के हैं वो रहेंगे और उसके साथ में कुछ नए लक्षण हमें दिखाई तो रिकवरी के जो चांसेस हैं वो जल्दी हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रिकवर जल्दी कर लेता है पेशेंट। अभी तक जैसा शुरू में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो अभी केसेस देखने को मिले हैं वो अधिकतर माइल्ड केसेस देखने को मिले हैं, इसमें बहुत अधिक सीवियरिटी देखने को नहीं मिली है। अभी तक जो रिपोर्टेड केसेस हैं उसमें मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स या इस तरह की क्रिटिकल जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को नहीं मिले हैं। तो उम्मीद है कि ये माइल्डर वेरिएंट रहेगा, पर उसके बावजूद हमें इसके कारण ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार हिंदुस्तान में आने के बाद, हमारे एरिया में आने के बाद किस तरह बिहेव करेगा, इसको एंटिसिपेट करना काफी मुश्किल है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर रवि दोषी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बंसल न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि आप पहले की तरह ही मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है बनाए रखें और डरे नहीं, सतर्क रहें। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।